खालसा। मैं रहमतुल्लाह। आप हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल करते सब ठीक ठाक होंगे। सॉरी दोस्तों, कुछ दिनों से मैं भी गायब था, बस थोड़ा सा अपसेट भी था, आउट ऑफ सिटी भी रहा हूँ इसलिए। तो चलते हैं आज वीडियो का टाइटल है यूएई ने पाकिस्तान को एक और जख्म दे दिया। अच्छा जी, खैर कौन सा रकम दिया है? देखते हैं वीडियो, ये तो वीडियो के बाद होता जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है डेली स्वैग का, और इसका टाइटल है पीएम मोदी वांट मोर मंदिर इन अबू धाबी, मोदी एंड अबू धाबी क्राउन प्रिंस फ्रेंडशिप। अच्छा जी, तो जी हाँ, अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भारत दौरे पर आए। यहां पर कई सारी हमारी डीलिंग हुई और हमने कई डील साइन किए हैं, पैक्ट किए हैं। साथ ही अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि यही क्राउन प्रिंस जो हैं वो अबू धाबी में जो दिल्ली आईआईटी के सहयोग से, आईआईटी दिल्ली के सहयोग से जो आईआईटी खोली गई है अबू धाबी में, उसके इनॉग्रेशन में आए थे। उसकी ये तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का भारत आना, इस पर पाकिस्तानी रिएक्शंस क्या कहते हैं, पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन कैसा है, तो चलिए देखते हैं भाई क्या कहते हैं। सर, आपसे बात करने का मेरा पर्पस ये है कि अभी की अगर मैं बात करूं मुस्लिम उम्मा की, सर मिडिल ईस्ट की बात की जाए, पहले थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा। मोहम्मद बिन सलमान आज से 6 महीने साल पहले विजिट कर रहे थे इंडिया, लेकिन हमारी अगर तारीख देखी जाए तो वो पहले जब भी विजिट करते हैं तो पाकिस्तान विजिट करके या आने पर या जाने पर पाकिस्तान जरूर विजिट करते हैं। उन्होंने कहा मेरी बस खराब या मेरी जहाज खराब हो गया, मौसम बड़ा खराब है तो मैं आ नहीं सकता। अभी अबू धाबी के सर क्राउन प्रिंस है जो कि इंडिया विजिट कर रहे हैं। इंडिया ने वार्म वेलकम किया, रेड कारपेट बिछा के नरेंद्र मोदी खुद आए, जादू की जफ्फी दी उन्हें, और दुनिया इसको रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन पाकिस्तान को बैक एंड पे, पाकिस्तान को पीछे रखा। मुस्लिम उम्मा कहाँ पर नजर आ रही है? हमें मुस्लिम उम्मा तो कहीं पे भी नहीं नजर आ रही कि मुसलमान एक दूसरे के साथ देते हो। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, मैं तो बस जिस नज़र से देखता हूँ शायद पूरा मुआशरा उस तरह से ना देखता हो। अच्छा, जी, मैं इसमें शायद मेरे खिलाफ जो है ना वो क्या ज़्यादा नजरिया? मेरा नज़रिया ये है कि जो सऊदी अरब या दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ उस तरह की मोहब्बत नहीं रखते जिस तरह की वो इंडिया के साथ रखते हैं, और शुरू दिन से उनकी पॉलिसी यही है। ऐसा क्यों? ऐसा बस ये जो सऊदीया है या यूएई है और इस तरह के दीगर जो ममालिक हैं, बिलखसूस ये हमारे एशिया के अंदर जो ममालिक हैं, ये लाइक करते हैं अपनी याशियों की वजह से इंडिया को, और इंडिया की जो सॉफ्ट इमेज है ना वो हमसे कहीं बेहतर है। हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो इंडिया करता है। क्या चीज करता है इंडिया? सॉफ्ट इमेज की मैंने बात कर दी ना, आप कैसे? समझे, लोग समझते हैं सॉफ्ट इमेज क्या है। जी जी, मैं भी समझता हूँ, लेकिन थोड़ा क्लियर करें इसको। बस फिर औरतों के रसिया हैं वो लोग। मैं भी एक दफ़ा इत्तेफाक से चला गया था तो मुझे उन्होंने कहा जी आप किसी कश्मीरी लड़की से ब्याह कर सकते हैं, तो हम मैंने उनको दावत दी कि पाकिस्तान आए आपने हमें अपना जो ना, इंडिया गए हुए विजिट किया आपने? मैंने इंडिया का भी किया। मतलब बताइए, एक पाकिस्तानी किस घटिया सोच का शिकार हो सकता है, इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको कोई नहीं मिलेगा। अरब वाले रसिया हैं लड़कियों के, और भारत उन्हें लड़कियां सप्लाई करता है, आप ये कहना चाहते हैं ना? अब इस पर क्या कहा जाए? अच्छा, ऐसा सिर्फ ये पाकिस्तानी ही कह सकता है या बांग्लादेशी ही कह सकता है? दुनिया के बाकी देश जो हैं वो सब इसमें शामिल हैं, वो सब लड़कियों के रस्सियां हैं, और सब भारत जो है वो सॉफ्ट इमेज है तो लड़कियां जो प्रोवाइड करा देता है, मतलब आप कह रहे हैं कि लड़कियों का दलाली करता है भारत, आप ये कह रहे हैं? आपकी उम्र का लिहाज करके कुछ बोल नहीं रहा, बट कुछ बोलें तो जरा कुछ ऐसी चीज बोलें जिससे आपकी इज्जत थोड़ी बनी रहे। वैसे तो पाकिस्तानी बड़े बेइज्जत लोग हैं, और ये आपने अभी साबित भी कर दिया है। और जो पाकिस्तानी अपनी बेटियां बेच रहे हैं चीनियों के हाथों, वो ठीक है। हमारा तो आप एक रिपोर्ट दिखाओ ना ऐसी कि हम लड़कियां सप्लाई करते हैं, आप ये कह रहे हो।
ये लड़कियां सप्लाई करते हैं सऊदी अरब में। आपने ये आरोप लगाया है। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इंटरनेशनल न्यूज है, इसमें अल जजीरा भी है, बाकी लोग भी हैं, पाकिस्तानी चैनल, पाकिस्तानी मीडिया भी है। ये जो लड़कियां आप लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं, अपनी बेटियों को बेचकर जो पैसे कमा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? आप कोई ऐसी रिपोर्ट दिखाओ जिसमें हम बेटियों को बेच रहे हैं। हाँ, हैदराबाद में अलग है कि हैदराबाद में वो सऊदी के शेख आते हैं और हैदराबाद में जो मुस्लिम कम्युनिटी है अपनी बेटियों को वो शेखों के साथ, बड़े बड़े शेखों के साथ ब्याह करके भेज देती हैं, क्योंकि आप लोगों में अलाउड है। ये मैं मान सकता हूं। लेकिन जिस ढंग से आपने आरोप लगाया है कि हम लड़कियां सप्लाई करते हैं, भारत के लोग लड़कियां सप्लाई करते हैं, अब इस पर मन तो कर रहा है आपको गाली सुनाऊं, लेकिन दे नहीं सकता, मैं थोड़ा उम्र का लिहाज कर रहा हूं। यूएई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया भी किया हुआ आपने? जी। कब गए थे इंडिया? इंडिया 2007 में गया था। अच्छा, तो क्या देखा आपने? वहाँ की जो अवाम है वो तो नो डाउट के उनका एक ही माइंड सेट है। क्या माइंड? वो एक ही बात करते हैं। सबसे मेरी जो है ना बात हुई, कश्मीरी लड़कों से भी बात हुई, मुसलमानों से, इंडियन जो दिल्ली के हैं वहाँ के भी जो है ना वो लोग मुझे मिले, पंजाब के भी मिले। वो एक कॉमन बात वो सब करते थे कि जी हमारे बापू ने तो हमें ये बताया कि हमारा खून एक है। ये तो हम ऐसे ही बंटवारा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। हमारा खून एक है तो हम दो नहीं है। वो पॉजिटिव अब बात ये है। उनकी पॉलिसी थी, उनकी तरबियत थी, या उनकी हकीकी ये बात थी। उनके मुंह से यही बात निकलती थी कि हम दो नहीं है, हम जो ना वो खून हमारा एक है, तो हमारे खून का रंग एक है, हम एक है। मतलब इंडियंस पॉजिटिव नजर आए आपको? मैंने आपको बताया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैं वहाँ का रहने वाला तो नहीं है, मगर जो ज़बानी बात है वो ये दिल्ली का रहने वाला भी वही बात कर रहा था, कश्मीर का मुसलमान भी वही कर रहा था। बल्कि कश्मीरियों से आप दिल्ली में मिले? जी, कश्मीरियों से दिल्ली में मिले थे आप? नहीं, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ गए थे? चंडीगढ़ में कश्मीरी थे वहाँ पे? जी, वहाँ पे एक स्टूडेंट मिल गया था वो मुझे, तो उससे मैंने बात की, उससे मैंने बात करना चाहिए तो वो मेरे गले ही पड़ गया। अब पाकिस्तानियों कान खोल कर सुन लो। चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी मुसलमान से इनकी बातचीत हुई है। तो इससे क्या बात साबित होती है? जो तुम लोग कहते हो कि कश्मीर को तो जेल बना रखा है, वहां से निकलने नहीं देते, तो भाई वो निकल के चंडीगढ़ में पढ़ाई कैसे कर रहा है? चंडीगढ़ के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कश्मीरी। प्रोपेगेंडा तुम लोग कितना भी कर लो, तुम लोग ही सबूत दे देते हो प्रोपेगेंडा कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हम लोग। सोच लो। पड़ गया। वो कहता जी आप हमारी क्यों सपोर्ट करते हैं? हमने आपको नहीं कहा कि आप हमारी सपोर्ट करें। अच्छा, कश्मीरी बंदा ये कहता जो इंडिया से कश्मीरी है? बिल्कुल, जो ना वो यही कह रहा था। आपके गले पड़ गया वो? तो मेरे गले पड़ गया कि जी आप इंडिया के जो ना सॉरी अमेरिका के पिट्ठू हैं, तो आप जो ना वो अमेरिका के कहने पे बात करते हैं, सारा उसके कहने पे चलते हैं, तो हम जो ना वो हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा ये अगर मुसलमानों का ये हाल है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम तो जो ना वो दर्द रखने वाले लोग हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों में तो पूरे जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं उनका दर्द है, और वो ये उसी तरह सोचते हैं जिस तरह के हमें हदीस बताई गई है कि मुसलमान एक दीवार की तरह हैं या ईंट की तरह हैं, तो जो दीवार में चुनी गई होती है। तो सर, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई कि आपने कश्मीरी मुसलमान से ये कहा कि भाई हम आपके लिए दर्द रखते हैं, तो वो आगे से चढ़ दौड़ा आपके ऊपर। तो ऐसा क्यों आपने देखा कि ये क्यों एहतजाज सा उनके माइंडसेट में? क्या इंडिया उनको फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है? क्या उनको नजर आ रहा है कि इंडिया खुद मुख्तार अपने फैसले खुद लेता है, इसीलिए भी कश्मीरी इंडिया के साथ होना पसंद कर रहे हैं? इसको आपने कैसे लिया, इसको कैसे अपने माइंडसेट को यूज किया इस तरह? मैं बताता हूं। पाकिस्तानियों के दिमाग में ये चूरन डाला गया है कि कश्मीरी उनके साथ आना चाहते हैं, कश्मीरी पाकिस्तान आना चाहते हैं, कश्मीरी पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं। रियलिटी ये है कि घंटा फर्क नहीं पड़ता कश्मीरियों को, और वो पाकिस्तान को उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हम देखते हैं। आप लोगों ने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है कश्मीरियों को लेकर, उनकी सोच को लेकर। आपके लोगों ने आपको बताया कि कश्मीरी ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं। कश्मीरियों ने तो आके नहीं कहा कभी आपसे। कभी किसी इंटरनेशनल फोरम पे आपने सुना हो जम्मू कश्मीर के लोगों को यह कहते हुए कि हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है और हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, या पाकिस्तानी हमारे अपने हैं? यह आपके हुक्मरानों ने आपके दिमाग में डाला, यह आपकी फौज ने आपके दिमाग में डाला। कभी सोचो इस बारे में। यह आपकी गढ़ी हुई दुनिया है, असलियत कुछ और है।
देखिए मुझे सिर्फ एक ही बंदा मिला, तो मैंने इसलिए जो ना वो सेकंड ओपिनियन मेरे पास होती तो मैं कुछ एनालिसिस कर पाता। हाँ। एक ही बंदा, एक ही स्टूडेंट मुझे मिला था, तो मैं उसकी बात से कोई ज़्यादा नतीजा अखज़ तो नहीं कर सका। बहरहाल उसके अंदर ये नफरत भरी हुई थी। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि ये उसकी ज़ाती भी हो सकती है। वो तो उसको इतना ना पता हो, वो स्टूडेंट था अभी, कि हमारे लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है या मुसलमान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, या वो ये समझते हैं कि वक्त कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा। अच्छा, ये 2007 की बात है। तो सर 2007 की बात और अभी देखे कितना टाइम चेंज हो गया, सिनेरियो चेंज हो गए। क्या अभी अगर हम यही बात एक कश्मीरी से जाकर पूछे तो क्या कश्मीरी मौजूदा टाइम के अंदर क्या वो हमारे साथ रहना चाहेंगे? खुले दिल से एक आंसर दीजिएगा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, हुब्बुल वतनी को सामने रखते नहीं, मैं इसमें सेक्टेरियन के हवाले से जो बात नहीं करूंगा, मगर आप यहाँ भी आज़ाद कश्मीर में भी जाकर देख लें तो पाकिस्तान को या पंजाब के लोगों को वो अच्छा नहीं समझते। हमारे भाई हैं वो, हम तो किसी भी सूबे के खिलाफ इस तरह की नफरत नहीं रखते। चारों सूबे ही हमारे अपने हैं जी। पारा चिनार से लेके जो ना वो सिंध तक, सिंध की वादियाँ, बलूचिस्तान से लेके कश्मीर तक, हम इनको बहसीत मुसलमान ही देखते हैं। मगर ये बदकिस्मती है, किन की तरबियत है, किन लोगों ने इनको तरबियत याफ्ता बनाया, और ये लोग जो है ना वो पंजाब के साथ जो है ना बिलखसूस नफरत रखते हैं। बिल्कुल सही। आपने हमारे जो अपने अंदर कश्मीरी हैं, हालांकि कश्मीरियों को हमसे ज़्यादा राइट है। आज़ाद कश्मीर के लोग जो हमारे इधर के कश्मीरी हैं, दे रहे हैं उनको दे रहे हैं, उनको हर तरह का कोटा मुयसर है। वो इधर हमारे अंदर इलेक्शन इधर भी लड़ते हैं, उधर भी लड़ लेते हैं। वो इधर भी ज़मीन खरीद सकते हैं, उधर तो उनका अपना घर है। हम नहीं खरीद सकते, हम MLA नहीं बन सकते, हम कोई कोटा वो अवेल नहीं कर सकते। तो उनको हर जॉब में, हर शहर में, हर यूनिवर्सिटी में, हर मुलाजमत में उनका कोटा है। तो वो हमारे से ज़्यादा हकूक़ इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के। तो बहरहाल ये चलें, गवर्नमेंट है, वो हमारे भाई हैं, हमने उनको साथ रखना है। वो हमारे साथ रहते हैं नहीं रहते, ये उनकी अपनी सोच है। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इमेज है, सॉफ्ट इमेज, वो डेवलप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से करनी चाहिए। आज की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बड़ी कंपनीज पाकिस्तान को छोड़ कर जा रही हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बगैर क्या कोई मुल्क एक खित्ते के अंदर अपना नाम बना सकता है? क्या जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान वाहिद दुनिया का ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना, और अभी हम इबरत के निशान बन चुके हुए हैं। दुनिया हमें कह रही है कि ना 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 भाई, पाकिस्तानी खुद यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। पाकिस्तानी वो वाहिद मुल्क है कि जो पाकिस्तानी इधर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय बाहर के मुल्कों में कर रहे हैं। दुबई के अंदर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा असासे निकले पाकिस्तानियों के। कैसे देखते हैं इसको? अगर हुब्बुल वतनी की बात की जाए, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए, तो कौन से मुल्कों में ज्यादा हुब्बुल वतनी पाई जाती है? हुब्बुल वतनी की बात नहीं है, जहाँ पे कारोबार ही नहीं होगा लोग कहाँ रहेंगे? वो जो आपने बात किया कि लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। पाकिस्तान बनते वक्त जो ना वो जितनी फैक्ट्रियाँ थी, आज शायद उससे भी कम रह गई हैं। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जिनका जो नाम था एक पाकिस्तान की जो ना एक्सपोर्ट थी हर हवाले से, तो वो जानी पहचानी जाती थी, वो आज बंद होके जो ना वो कोई दुनिया के दीगर ममालिक में फैल गए हैं लोग। तो टेक्सटाइल के हवाले से बांग्लादेश चले गए लोग, दीगर जो फैक्ट्रियाँ हैं प्लास्टिक की, मैंने देखा है अभी लोग जो ना वो कनाडा में, UK में जाकर लगा रहे हैं फैक्ट्रियाँ। तो ये तो एक अलमिया है कि पाकिस्तान में जो है वो सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो हमारा बिजली का है। ये सनतकार को बिजली नहीं मिलेगी तो वो कैसे कम्पीट कर पाएगा दूसरे मुल्क की मसनूआत को? तो ये सबसे बड़ा जो चक्कर है वो बिजली का है। बिजली का इतना महंगा होना, हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो दूसरे किसी भी मुल्क की जो ना वो उसकी प्रोडक्ट्स का मुकाबला कर ही नहीं सकती। जिस वजह से लोग यहाँ से जा रहे हैं। पॉलिसीज़ क्या हैं, किस तरह बिजली पूरी होनी है नहीं होनी, लोगों को मार दिया गया है बिलों के अंदर, तो लोग कहाँ कारोबार करेंगे? बिल्कुल सही सर। मेरे कुछ ऑडियंस इंडिया से भी हमें देखते हैं, पाकिस्तानी तो देखते ही देखते हैं, इंडियंस भी देखते हैं। तो जब आपने विजिट किया था, विजिट किस पर्पज से था आपका? और कितने पाकिस्तानी देखते हैं और कितने इंडियंस देखते हैं? मुजम्मिल भाई, मैं कहना चाहूंगा कि एक बार अपना एनालिटिक्स आप जरूर शेयर करिएगा। कुछ दर्शक आपको इंडिया से नहीं देखते हैं, मैक्सिमम दर्शक आपके इंडियंस हैं, मैक्सिमम, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज एक बार अपना एनालिटिक्स शेयर करिएगा प्लीज। पर्पस से था आपका, और वहाँ पर जाने का इत्तेफाक क्यों हुआ आपको? वो लाहौर चैम्बर का एक वफद गया था, उसके साथ मुझे भी जाना जो ना वो पड़ गया। मैंने असल मेरा तो शौक़ कुछ और था, तो मैंने बस वैसे ही एक शौक़ कि मैं इंडिया में जाके लोगों को देखूं, उनका रहन सहन देखूं, उनकी शादियां देखूं, कल्चर देखूं उनका। यंग होंगे 2007 यंग क्या होगा, बस देख लें कितने सालों का फ़र्क है। तो वो मैंने देखा, वहाँ के लोग जो है ना वो उन्होंने पाकिस्तानी होने के नाते, लाहौर के होने के नाते बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो प्यार दिया, कोई कल्चर में कोई डिफरेंस नज़र आया लोगों के रहन सहन में, बातचीत करने में?
दिल्ली और लाहौर के अंदर क्या डिफरेंसेस देखे। जो हमें यहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ पर जो हिंदू है मुसलमान से नफरत करते हैं, इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म किया जाता। आपने इस तरह के कोई दिल्ली के अंदर या किसी भी शहर में आप गए तो आपने जुल्म देखा या कोई इस तरह के वाक़यात नहीं, सुने? उस वक्त तो जुल्म ऐसा नहीं हुआ, मगर ये है कि उनकी जो इज्तमाहीत है, वो जो उनकी शिव सेना और पता नहीं क्या क्या उनके नाम है, मुझे तो खैर नहीं आते वो लोग तो इसी तरह है ना जैसे दहशतगर्द होते हैं। तो उन्होंने तो मुसलमानों को जलाया भी, जिंदा मारा भी। यहाँ ना सिर्फ ट्रेनों के अंदर जिंदा जलाया गया है। अब वो अब वाक़या तो कोई ढके छुपे तो नहीं है, ये पिछले सालों की बात है। तो ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि उन्होंने ईसाइयों को भी बहुत ज़्यादा जो तशद्दुद किया। तो वाक़यात हो जाते हैं ना, बाकी हमसे ज़्यादा वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं अलहदगी की। नागालैंड और गोरखालैंड, अपना ये सिखों की जो रियासत है, सिखों के हवाले से मेरा ख्याल में इस वक्त जो है ना वो 16 तहरीकें जो है ना वो इंडिया के अंदर या इससे भी ज़ायद चल रही है अलहदगी के हवाले से। तो उनको भी इंटरनल जो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। और मैंने 2007 में जो देखा वहाँ पे गुर्बत इस तरह की ज़्यादा थी कि मैंने वो एक बस स्टैंड पे वो वाशरूम की बंदे को टूटी खोलनी नहीं आ रही थी। वो बेचारा कभी ऊपर जाता कभी नीचे हाथ लगाता, उसको समझ नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि ये शायद फर्स्ट टाइम इसने बेचारे ने टूटी देखी है पानी वाली। तो गुर्बत का ये आलम था, या उनकी जो ना वो ट्रैवलिंग गुर्बत का ये आलम था कि टूटी उसको खोलने नहीं आ रही थी। इससे साबित होता है कि गुर्बत बहुत है ना। अभी मैं आपके सामने ना कोई एक नई मशीन लाके रख देता हूं, जरा उसको ऑन करके बता देना, तो मैं मान जाऊंगा कि अगर आप ऑन नहीं कर पाए तो मैं मान लूंगा कि भाई बड़ी गुर्बत है यार यहां पे, है ना। टूटी खोलने नहीं आती, इसका गुर्बत से क्या ताल्लुक है वैसे? पहली बार मोबाइल आपके हाथ में आया होगा तो आप उसको ऑन ऑफ करना जानते होंगे कि पहली बार आपने मोबाइल देखा होगा अपनी जिंदगी में। यह पैमाना नहीं हो सकता कि आप इसके लिए आप अगर नहीं हो उसको ऑन कर पाए मोबाइल को तो आप गरीब हैं। इसलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानियों का दिमाग जो है वो घास काटने चला जाता है। देहात से शहर की तरफ कम थी, या पहली मरतबा को बंदा आया था तो उसने ये माहौल देखा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि लोग इतने बैकवर्ड हैं। और गरीब तो हैं ही है, और बैकवर्ड भी इतने हैं कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि ये आज पानी की टूटी खोल सके। आज वही इंडिया 5वीं बड़ी मैशत बन चुका है। अब आज वही इंडिया दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम ले ले जो हम दिमाग में सोच सकते हैं, जो दुनिया में एक्सेस करती है, पहले नंबर पर इंडिया जाती है। पाकिस्तान में उस तरह का नामो निशान भी नहीं है। अगर 20 साल अगर आपने 2007 में गए थे तो अभी तकरीबन 19 साल हो गए। 19 साल के अरसे में अगर हम आज की इंडिया को देखते हैं तो सर वो तो जापान के बराबर मुकाबला कर रहा है, चाइना को बीट करने की कोशिश कर रहा है। असल में बदकिस्मती ये है कि मुसलमान के अंदर जो है ना वो हवस बहुत ज़्यादा है। इनको जो या है नफ्सी या नफ्सी देखते हैं सर हम। नहीं, इसमें जो है ना वो पैसे की हवस, मालो दौलत की, जाहो जलाल की, तो ये उनको जो है ना इस तरह की हवस में डाल दिया गया, या ये आ गए तो ये इनको चीज़ लेके बैठ गई। वो निचले आदमी से लेके ऊपर के हुक्मरान तक जो है ना वो हवस जो है ना वो इनकी जा नहीं रही, जिसकी वजह से हम जो है ना वो पस्ती में जा रहे हैं। दीगर ममालिक जो हैं वो हिंदू हों या अंग्रेज़ हों, मुसलमान भी तरक्की कर रहे हैं। वो मुसलमान उस लिहाज से तरक्की नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों में फिर भी जो है ना सऊदीया के कम सरमाया जा रहा है उनको। हज उम्रे के इतने पैसे हैं मगर वो वहाँ पे भी जो है टूरिज्म बना लिया। तो ये बात है, ये सारा डेवलप मैंने जो एनालिसिस किया है वो ये है कि मुसलमानों के अंदर हवस है मालो दौलत की, जाहो जलाल की, वो नहीं जा रही, जिसकी वजह से ये पस्ती का शिकार है। अदरवाइज़ दीगर जो ममालिक हैं उनके कोई भी बशिंदा है वो अपनी एक तो रियासत के साथ मुखलिस हैं, दूसरे उनको ये फिक्र नहीं है कि मैंने बड़ा बंगला बनाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, मेरे पीछे जो ना वो गनमैन होंगे तो मेरा जो ना एक रुतबा मुकाम होगा, ये शायद उनमें नहीं है, तो वो तरक्की कर रहे हैं। दुनिया की हवस हमारे अंदर ज्यादा हो गई है जी भाई, दुनिया अगर हम दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो दुबई तरक्की कर रहा है, मिडिल ईस्ट तरक्की कर रहा है। अगर हम अपने साउथ रीजन में देखें, अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान जो इंडिया से अलग हुए हैं, जो इंडिया से अलग होने वाली कंट्रीज आज उसके शिकार हैं। आज अगर देखें तो हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी कंट्रीज तो डेवलप भी कर रही हैं, तरक्की भी कर रही हैं, टूरिज्म भी जा रहे हैं दुनिया में, वो दुनिया को दिखा भी रहे हैं कि हम अच्छे मुसलमान हैं, और हम ये दिखा रहे हैं सिर्फ कि हम मुसलमान हैं लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहे। दुनिया हमें कह रही है कि ये एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, मुसलमान तो वो हैं जो कि दुबई के इस्लामी है, दुनिया कहती है। इसका क्या मतलब है?
मैंने बताया ना, हमारे जो हुक्मरान है वो अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं है। दुबई की भी हालत वो नहीं रही, वो भी जेलस हैं, वो हमारा ग्वादर बनने से जो है ना वो रोक रहे हैं कि शायद ये तरक्की ले लेंगे। तो ये जो है ना कि मेरी दुकान के साथ दूसरी दुकान बन जाएगी, तो वो जो है ना ये मुसलमानों के अंदर ये भी हवस का ही है एक पहलू। तो ये जो लालच है वो अपनी कि सिर्फ मैं कमाऊँ, मेरी दुकान हो, मेरी दुकान के आगे छापा जो लगा है वो भी मेरा ही हो, तो ये जो बात है ना वो मुसलमानों के अंदर आई है, ये किसी अंग्रेज़ के पास नहीं है। और ये कल परसों ही मैं जो ना वो कहीं किसी से बात सुन रहा था कि किस दिमाग से आप लोग एनालिसिस करते हैं। अच्छा चलिए, ईरान में बना है चाबार पोर्ट, उसके लिए तो कभी यूएई ने नहीं कहा कि अरे इसने कैसे चाबार बना दिया ईरान ने, या भारत की मदद से बना दिया, ये तो हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खुल गई है, छापा भी हमारा होगा, दुकान भी हमारा। क्यों? क्या दलील देते हैं आप लोग यार, ना कोई सिर ना कोई पैर, कैसी दलील देते हैं आप लोग? कुछ ऐसी दलील दीजिए। ग्वादर है यहां पर, यूएई है दूसरी तरफ, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों के पोर्ट के अपने अपने फायदे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये उससे जलिस हो गए? यूएई वालों को, अब भिखारियों से जलिस होने की जरूरत है यूएई को। पाकिस्तान 1947 से भिखारी था, यूएई आप समझ लो। भिखारियों से कौन जलिस होता है यार? रहा था कि जेलम के अंदर जो है ना वो टबैको कंपनी थी कोई, तो उसका जो अंग्रेज़ मालिक था, तो टबैको कंपनी जो ना वो एक छोटी सी दुकान से इतनी बड़ी वो फैक्ट्री बनी कि पाकिस्तान की सबसे लार्ज टैक्स पेयर फैक्ट्री थी वो, आज वो बंद हो गई है। तो वहाँ का एक जो वो जिनको कहते हैं ना डेली वेजेस पे एक मुलाजम था, वो अपने मुलाजमीन को, पक्के जो मुलाजम थे ना, जिनको कन्फर्म जो मुलाजम थे, तो वो उनको तो सारी फैसिलिटीज़ दे रहे थे, जो कच्चे थे उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं थी उस तरह से। तो किसी का जो ना वो किसी को कैंसर हो गया तो उसको जो ना वो बड़े जान के लाले पड़ गए। तो उसने किसी से बात की तो वो कहता है यार आप ना इस तरह करो कि किसी तरीके से ना वो अंग्रेज़ को फलां मुल्क में, तो उसको किसी तरीके से एड्रेस लेके खत लिखो, मुझे उम्मीद है कि तुम जो ना वो कोई सहूलत ले लोगे। उसने खत लिखा, उसने ना सिर्फ उसके इलाज मुआवजे के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल उसको भेजा, उसकी 6 माह की उसको एडवांस सैलरी दी, और बाकी भी उसके अखराजात जो ना वो उठाए। तो ये था उनका जो ना वो अपने मुलाजमीन के साथ सलूक, उन्होंने इस हवाले से तरक्की की। हम जो है ना वो अपने मुलाजम का ही पेट काट रहे होते हैं, वो उसको भी दिहाड़ी नहीं देते। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी और EOBI है, वो 1000 रुपये और कुछ सोशल सिक्योरिटी 200-400 रुपये देने होते हैं एक मुलाजम के, वो भी हम जो ना वो मालिक कहता है कि नहीं ये मेरी जेब में चले जाए। बिल्कुल सही होगा सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, वेरी नाइस टॉकिंग, बहुत जबरदस्त। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? अब्दुल गफूर भट्ट। सर क्या करते हैं आप? मेरा गोल्ड का काम है, गोल्ड के मतलब। माशाल्लाह जबरदस्त, गोल्ड का काम कर रहे हैं सर। मुझे लग रहा है जमात के साथ होके आ रहे हैं तबलीग, जबरदस्त। कितने दिन लगा के आ रहे हैं? ये चिल्ले के लिए गया था, 40 दिन के लिए। 40 दिन लगा के आ रहे हैं, तो अभी 4 महीने का भी इरादा? वो तो लग चुके हैं मेरे कई बार। अच्छा जबरदस्त हो गया सर। अब मजीद आपसे बात करने का पर्पस ये है, आज हम बात कर रहे हैं इस्लामी मुल्कों की। जी जी। सर क्या लगता है कि इस्लामी मुल्कों का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ज्यादा बेहतर हैं, या फिर अफगानिस्तान के साथ ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान के ताल्लुकात, या फिर इंडिया के साथ, चाइना के साथ, किन के साथ हमारे ताल्लुकात ज्यादा बेहतर है? इंडिया के साथ तो सबको पता नहीं हो सकता, वो नहीं हो तो सकता, नहीं है मतलब उन्होंने करवा रहा है। जी। चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान के साथ भी होने चाहिए, होने चाहिए। अभी काफी आता है। मुसलमान मुल्क है उसके साथ क्यों खराब है? जी जी। मुसलमान मुल्क है ना अफगानिस्तान, उसके साथ क्यों ताल्लुकात खराब किए हुए हमने? इसमें कई चीजें होती हैं, अब सबके सामने ये सबको पता ही है, ये तो अंडरस्टूड बात है ना। बिल्कुल। क्या हुआ उनके साथ, पाकिस्तान ने उनका मतलब साथ नहीं दिया, तो इस तरह सर आज दुबई की बात करूं, यूएई की बात करूं, या मैं बात करूं किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री की, जी जी। सर वो पाकिस्तान नहीं आते, पाकिस्तान को प्रेफरेंस में नहीं रखते, पाकिस्तान को सेकंड हैंड पे रखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी इंडिया बन चुका है। इसके ऊपर थोड़ा बताना चाहेंगे ऐसा क्यों है? बस पाकिस्तान की अपनी करतूतें हैं, जैसे जहाँ के हालात हैं, करप्शन है यहाँ जगह जगह, सदर से लेकर सब नीचे तक, जो कैसा पीछे तरह फंसा हुआ है बेचारा। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बहरहाल तो ये करप्शन की वजह से ही होता है, कहते कुछ हैं हम करते कुछ हैं। नमाज भी पढ़ें, टोपियाँ भी रखें, काम भी गलत करें, तो ये ऐसा तो नहीं होता। और मुसलमान भी कहलाएं अपने आप को, और तो काम हमारे गलत हों तो फिर इस तरह तो कोई भी नहीं आएगा ना। सर अगर मैं बात करूं अबू धाबी के आज क्राउन प्रिंस हैं, जी जी। सर वो इंडिया गए हैं विजिट के लिए, पाकिस्तान नहीं आए। इससे पहले की बात करूं सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पहले जब भी वो इंडिया जाना होता था पाकिस्तान आकर फिर जाते थे,
लेकिन अभी बाइकआउट है पाकिस्तान का, बाइकआउट पाकिस्तान कोई नहीं आना चाह रहा। हम बुलाते भी तो कहते हैं मौसम की खराबी है, वो कोई बहाने शाने लगाकर तो पतली गली से निकल जाते हैं। इसके मतलब मुझे इतनी मालूमात नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पे पूछना ही चाह रहा हूँ, मुसलमान मुल्क है हम, जी जी जी, हम कहने को तो मुस्लिम उम्मा है ना, तो मुस्लिम उम्मा का होंगे वहाँ, तो फिर मुस्लिम उम्मा कहाँ गया? वो तो चीज अभी नहीं है। अगर ये हो तो फिर तो हम पूरी दुनिया में हमारा मुसलमानों का नाम हो। पूरी दुनिया में तो मुसलमान मार खा रहे हैं हर जगह पे। ऐसा क्यों, हम मार क्यों खा रहे हैं? इसमें तो सबसे बड़ी बात बेदीनी भी है, अल्लाह के साथ तलक नहीं बना हमारा है, इसकी वजह आपको से नहीं लगता मौजूदा वक्त की जरूरत तालीम भी है? तालीम ले रहे हैं हम उस तरह की? तालीम भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल याद आ गया मुझे, वो कहते हैं कि अपने बच्चों को मौजूदा वक्त की मॉडर्न तालीमात दो। बिल्कुल, जो वो भी होनी तो चाहिए। हम यहाँ पर साइंस, पहले तो हमारी तो जंग लगी रही ना, हमारे कुछ बड़े हजरात मौलवी हजरात कहते रहे कि तस्वीर नहीं खिंचवानी, अच्छा वीडियो नहीं रिकॉर्ड करवानी, तो इस तरह की चीजें भी हमारे माशरे में रह चुकी हैं। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है, सालों में नहीं महीनों में बन सकता है। लेकिन क्या है, इसमें ज़रा गड़बड़ बहुत है। जिन हाथों में मुल्क चल रहा है वो हाथ ज़रा सही नहीं है। हाँ जी, बड़ा तो वहाँ यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ के फल, यहाँ के हीरे जवाहरात, ये जो पन्ना स्वाद का निकलता है पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या निकलता है? पन्ना एक अपना स्टोन होता है, ये पत्थर हाँ जी, होता है। पत्थर है ये। अच्छा। एमरल्ड्स निकलता है, एमरल्ड्स। अच्छा, हाँ जी, दुनिया का बेहतरीन पत्थर हमारे मुल्क में निकलता है। और सोना चांदी क्या चीज़ नहीं, हर चीज़ है यहाँ पे। बिल्कुल सही तेल है। यहाँ पे है, ऑयल यहाँ पे है, हर चीज़ यहाँ पे है। वैल्यू नहीं, कदर नहीं है। हाँ, वो कदर नहीं है। ईमानदारी खत्म हो चुकी है। ईमानदारी खत्म हो चुकी है। मतलब हम इसको सही तरह इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हम को फायदा नहीं पहुँचाना चाह रहे हुकूमत वाले। बिल्कुल सही होगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अबे दिमाग नहीं है तुम लोगों में। सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, 77 साल से भीख क्यों मांग रहे हो? फिर आईएमएफ के आगे लेट क्यों रहे हो? अमेरिका के गुलाम क्यों बने हो? बे किसको चूरन देते हो बे तुम लोग? अपने आप को चूरन देते हो। सब कुछ है पाकिस्तान। पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, खान है, हीरे जवाहरात, पिछवाड़ा में घुसे हुए हैं सारा, पता नहीं कहां घुसा हुआ है, निकलता ही नहीं। हंस हंस के हम लोग पागल हो जाते हैं यार। पाकिस्तान के पास सब कुछ है। एक महीने में पाकिस्तान जो है वो सोने की चिड़िया बन जाए। आज बनाओ भाई, इनको पीएम बनाओ यार, इनको एक महीने में बना देंगे पाकिस्तान को सोने की चिड़िया। 77 साल में लोग आए और गए, जिन्ना भी आए चले गए, जुल्फिकार अली भुट्टो भी आए चले गए, और पता नहीं कौन कौन आए चले गए। घंटा ना कुछ उखाड़ पाए ना बना पाए पाकिस्तान को। है सब कुछ आपके पास। अरे मेरे पास तो 4-4 कपड़े की मिले हैं, रेशम के कुर्ते बनाता हूं मैं, तो नंगे क्यों घूम रहे हो यार? नहीं, वो थोड़ा हुक्मरान खराब है इसलिए नंगा घूम रहा हूं। यह है आप लोगों की हालत, सच्चाई। देखो, या तो आप सोने की चिड़िया हो तो वो चीज दिखनी चाहिए। आपके यहां हीरे जवाहरात, पन्ने, इमरल्ड, पता नहीं जो जो बता रहे थे, पन्ना, ये सब है, तो उसका असर दिखना चाहिए। आदमी की जेब में जब पैसे होते हैं तो उसका असर दिखता है। आवाम भूखों नहीं मरती, बच्चों के साथ अपनी जाने परिवार मां बाप नहीं दे रहे होते, सरकार को आईएमएफ के आगे जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बात करते हो आप, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। झूठ बोला गया है आपसे कि आपके पास है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी होता 77 ईयर्स में कुछ तो सामने आता जिससे आपकी स्थिति सुधरती, आपके हालात सुधरते। आपको चूरन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और आप वो चूरन खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। सवाल उठ के पूछते क्यों नहीं अपने हुक्मरानों से कि सोने की चिड़िया है तो सोना दिखता क्यों नहीं हमें? 2 वक्त की रोटी के लिए हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? हीरे जवाहरात की खदानें हैं तो आईएमएफ के आगे जाके लेट क्यों रहे हो? नागिन डांस क्यों कर रहे हो उसके आगे? यह नहीं पूछोगे आप लोग। कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, सब पाकिस्तान के लोग कौवे के पीछे भाग रहे हैं। किसी ने अपना कान नहीं देखना है कि मेरा कान जो है वो मेरे पास है कि नहीं है। सब कुछ है पाकिस्तान के पास। घंटा है पाकिस्तान के पास, बजाते रहो घंटा। 77 साल से घंटा बजा रहे हो, आगे भी बजाते रहो। यूएई और भारत के बीच
$100 बिलियन का कारोबार करीब करीब पहुंच चुका है। $100 बिलियन, और तुम $1 बिलियन के लिए मर रहे हो। शर्मा रही है? आनी चाहिए। $24 बिलियन का यूएई अबू धाबी के साथ हमने करार किया है। यूएई वही अबू धाबी के साथ। तुम्हारे पूरे टोटल फॉरेक्स रिजर्व में तुम्हारे 12-13 बिलियन है, वो भी भीख के आए पैसे, उधार के पैसे। शर्मा रही है? नहीं आएगी, बेशर्म होना तुम लोग। जल्दी में। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये तो जख्म में है, जख्म नहीं है, ये एक्सीडेंट पूरा किया है। बीच सड़क पे खड़े करके ना, तो पीछे से कह लें कि गाड़ी की किसी बड़े ट्रक के साथ उसकी टक्कर की है। आलोक सर के टाइटल के मुताबिक मुझे तो ऐसे ही लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यार इसमें जख्म देने वाली क्या बात है? और क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ, 1 मिनट। अब देखें, अगर यही फर्ज कर लें पाकिस्तान में आ जाता तो क्या हम पाकिस्तानी ये टाइटल लिखते कि क्या इंडिया को जो है वो यूएई ने जख्म दे दिया? अरे क्या हो गया भाई, क्या साबित करना चाहते हो आप? कुछ समझ नहीं आ रही। आपके यहाँ गया, अच्छी बात है, आपके साथ उन्होंने डील वगैरह की है, पाकिस्तान के साथ नहीं की, तो पाकिस्तान में उसके ना डील करने की ना नहीं की काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। अगर आपके यहाँ वो चले गया है तो उस पर शुक्र मनाओ, अच्छी बात है, और आपके दोनों कंट्रियों के तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तानी जो बड़े कह लें कि अजीब माइंड सेट के होते हैं, तो आप भी तो कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। असल में ना पाकिस्तान को ये मिर्ची लगी हुई है कि आपको याद है मोहम्मद बिन सलमान भी जब एक मरतबा आए थे तो उन्होंने पहले कहा कि मैं पाकिस्तान में आऊँगा। पाकिस्तानियों ने बड़ी तैयारियां की, बड़ी धूमधाम। मोहम्मद बिन सलमान इंडिया से होकर इंडिया से जाने से पहले पाकिस्तान आएंगे, तो मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पहले नहीं आए, पहले इंडिया चले गए। फिर पाकिस्तानियों ने कहा खुदा के लिए हमारी नाक गिरा दो, थोड़ा वापसी पर आधा घंटा रुक जाओ, फिर पचा चले जाओ। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आते, याद है आपको? वो तो बगैरत है, उससे क्या बात करते हो? तो आज देखें यूएई के जो है उसने भी यही काम कर दिया है, ठीक है ना? कह लें कि जो पूरा अरब है ना अब वो हिंदुस्तान की तरफ काफी झुकाव। हाँ, वो झुकाव कह लें कि मतलब कि इनके जो तल्लुकात हैं वो काफी अच्छा, लड़कियां सप्लाई करने वाली बात की उस चाचा ने। हाँ लोग सर नहीं, लोग सर ने तो चाचा ने कोई और बात की तो लोग सर खुद ही समझ गए कि ये जो अंकल बात कर रहे हैं, चाचा बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इससे मुराद ये है कि आगे वाले जो बंदा है ना, सामने वाला, उसको सीधी बात मत करें, मतलब कि घुमा फिरा के करें। अगर वो चोर होगा तो वो खुद ही उस बात को समझ जाएगा और वो ऐसा कहेगा कि नहीं जी मैंने नहीं किया। तो आज लोग सर ने भी कुछ ऐसे ही कर डाला है। अबे हम इसे क्या बोलें या क्या इसको रंग दें? आपको क्या लगता है, कैसा है मुमकिन? खैर बात से तो मैं भी नहीं कहता, मैंने सुना तो नहीं है कभी ना, ये भी कोई इस तरह न्यूज़ देखे कि इंडिया जो है वो लड़कियां सप्लाई करता है अरब में, तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा। खैर वो उनकी अपनी गलत है। हाँ गलत बात है। हाँ पाकिस्तान का सबूत दिया लोग सर, 500 की लड़कियां जितना चाइना में गई हैं। नहीं चाइना नहीं, चाइना से लेता है, ये बात करो। आज आप इस्लामाबाद में चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा, और कितनी ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जो कि चाइनीज लड़कियां और पाकिस्तानी लड़के हैं, ये मुझे पता है, और ये बात बिल्कुल सच भी है। तो इस पे अगर उन्होंने कहा तो ये सच भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन तो 50-50 चांसेस हैं। इसमें बुरा मानने वाली या ना मानने वाली बात है। कश्मीर वाला जो चूल्हा है ना, वो तो हमें हर जगह मिल रहा है। हर हम उठते जागते बैठते रोते धोते खाते कहीं भी हर जगह कश्मीर तो हमें कश्मीर की बात बचपन से ये हमें घुट्टी दी गई। हाँ ये बात तो है। तो वो घुट्टी अब हमसे समझ नहीं छूट नहीं रही, उसका असर भी है। तो कश्मीर के मुद्दे पर कश्मीर ना इंडिया का ना पाकिस्तान का, कश्मीर कश्मीरियों का। लेकिन जो इंडिया वालों ने अपना बना लिया है, पाकिस्तान के पास की बात नहीं है, ठीक है। तो ये मामला जो है ना, पाकिस्तानी की जो सोच है, मैं जो कभी कभी इन पर बड़ा ताज्जुब होता है। मेरा एक ना उस्ताद है, इस्लामियात पढ़ाते हैं मुझे,
तो प्रोफेसर हैं वो, तो वो हैं भी कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर में रहते हैं। तो मैं मतलब कि उनसे एक दो मरतबा पूछा है, तो उनसे बातचीत की है कि सर वहाँ के कैसे हालात हैं या क्या कुछ मामला हैं। उनके रिश्तेदार जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं, IOK में, मतलब जो इंडिया साइड पे है ना कश्मीर, वहाँ पर भी रहते हैं। तो वो कहता था यार कोई मसला नहीं है, आराम से ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। वो कह रहा है कि ये बात सच है। वो कहते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार हैं वो ये बताते हैं कि जो इंडियन कश्मीर, इंडिया साइड पे जो कश्मीर है ना, वहाँ पर अब जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हो रही है, और मज़ीद जो है ना वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना अब इस पर ध्यान दे रही है, बेहतर कर रही है। तो इसके मुकाबले में अगर कंपैरिजन किया जाए ना आज़ाद कश्मीर के मुकाबले में, कि आज़ाद कश्मीर, वो कहता है कि ये तो उनसे थोड़ी कम है। लेकिन ज़िंदगी की मामलात में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो वो कहता है कि सही चल रही है, कोई मसला नहीं है। अब वो वहाँ से शिफ्ट होकर ना कश्मीर से इधर हमारे यहाँ मतलब कि पंजाब में आ गए हैं, तो वो कहता है कि कोई मसला नहीं है। ऐसे ही है मतलब कि जैसे ये पाकिस्तान मतलब कि भी है, कोई मसला ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो वो कोई ना कोई बात तो करते ऐसे ही। तो अगर इस पे लोग सर वो कह रहे हैं कि अंकल ने कहा है कि वो शायद गए हुए थे वहाँ पर, तो कह रहे थे चंडीगढ़, मेरे ख्याल से चंडीगढ़ की कॉलेज की यूनिवर्सिटी में ना एक स्टूडेंट था, वो कश्मीरी, वो पढ़ रहा था। तो लोग सर ने कहा इस पर कि अगर हमने इनको कैद किया होता तो वो कैद में ऐसे तो इनको आज़ादी तो नहीं होती कि वहाँ से उठकर चंडीगढ़ में पढ़ने के लिए आए। तो यहाँ से वो अंकल, मैं कहता हूँ कि खुद ही एक्सपोज हो गए हैं कि एक तरफ कहते हैं कि उनको आज़ादी नहीं है, तो दूसरी तरफ खुद कह रहे हैं कि वो चंडीगढ़ में पढ़ने के लिए है। तो क्या साबित करना चाहते हैं? चलिए जी, बात मुझसे ये है, जितनी बातें बड़ी शानदार थी, मिलता नहीं नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।